आइए पहले क्वेश्चन ले रहे हैं हम जीमेंस 2016 से ना। तो क्वेश्चन रीड्स एज अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट बाय बर्निंग फैट लिफ्ट्स अ मास ऑफ 10 kg अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर 1000 टाइम्स। कोई आदमी अपना फैट कम करना चाहता है जैसे हम जिम में करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, एक वेट को उठाता है। वेट कितना दिया हमें, गिवन है द मास ऑफ द वेट गिवन है द m इज इक्वल टू 10 kg, ठीक है। ये आदमी इस वजन को कितनी हाइट तक उठाता है, 1 मीटर हाइट तक, ठीक है। और कितनी बार उठाता है इस हाइट को, इस वेट को, ये उठाता है नंबर ऑफ टाइम्स 1000 टाइम्स, ठीक है, 1000 टाइम्स, ठीक। ये हो गया। Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated। वो बताता है अगर हम उठाता है वो एक एच हाइट तक और उसको नीचे लाता है तो जो एनर्जी उसने गेन करी होगी मास ने 1 मीटर हाइट चढ़ने में, वो डेसिपेट हो जाती है जब तक वो नीचे आता है, ठीक है। How much fat will he use up considering the work done only when the weight is lifted up? फैट सप्लाईज हमें बताना है कि कितना फैट लूज करेगा आदमी अगर फैट सप्लाईज कितनी करता है। लेट्स से क्यू डायरेक्ट द एनर्जी सप्लाइड बाय द फैट, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है, 3.8 into 10 to the power 7 जूल ऑफ एनर्जी पर केजी ऑफ फैट, ये उसमें लिखा हुआ पर केजी, विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जो लिफ्ट कर रहा है ना, उसके फॉर्म में कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली फैट इस एनर्जी में, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो वो कितनी परसेंट एफिशिएंसी के साथ कन्वर्ट होता है, इट इज गिवन एज द एफिशिएंसी ऑफ, इट इज कन्वर्टेड विद एन एफिशिएंसी ऑफ 20%। ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पूरा हो गया, ठीक है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि मास फैट का कितना बर्न होगा इस काम को करने के लिए। मान लेते हैं वो एक दिन में इतना करता है तो उसका एक दिन में कितना फैट बर्न हो जाएगा, या फिर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितना फैट उसका बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उसकी जो एक बार की प्रोसेस है या 1000 टाइम की प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें, लेट्स से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी जितनी एनर्जी मास ने गेन की, वो गेन किससे करेगा, जिस व्यक्ति ने उसको उठाया, उसकी एनर्जी कितनी खर्च हो गई होगी इसको करने में, mgh हो गई। लेकिन कितनी बार किया उसने, ये दिया है कितने 1000 टाइम, तो n दिया गया है, ठीक है। तो आप रख दीजिए, इसमें सारी वैल्यूज पता है आपको। ये हो गया 10 g को 10 ले लेते हैं, हाइट हो गई 1, नंबर ऑफ टाइम्स हो गया आपको 1000, ये है ना 10 1000 टाइम। तो ये टोटल आ जाएगा आपको 10 रेज़ टू पावर 5 जूल। और अगर 10 यहाँ पे ये हमें पता नहीं है कि जी कितना है, तो 9.8 ही लीजिए, ठीक है। दिया जाएगा आपका 98,000 जी, इतनी एनर्जी उसकी बर्न उसको चाहिए अगर इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब हमें दिया क्या है, इतनी किलो जूल ऑफ एनर्जी, सॉरी इतने जूल ऑफ एनर्जी मिलती है अगर 1 kg ऑफ फैट बर्न होता है, लेकिन कितनी एफिशिएंसी के साथ, 20% एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, 1 kg फैट बर्न होगा तो कितनी एनर्जी सप्लाई कर देगा, किसको दे देगा, मतलब कितनी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, जो टोटल सप्लाई करता है उसका 20%। तो क्या हो जाएगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 0.2, ये कितनी एनर्जी है 1 kg की। और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बर्न दिस मच, तो कितना बर्न किया होगा, इसको हम अगर उसमें डिवाइड कर दें तो हमें kg पता चल जाएगा कितना होगा। तो kg बर्न, फैट बर्न, इसको लिख लीजिए, फैट बर्न कितना हो जाएगा, ई बाय सप्लाई, सप्लाई कितनी है आपकी, इतने इनटू ये जूल, ये पर केजी याद रखिए, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करिए, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो केजी आएगा नीचे तो ऊपर चला जाएगा, या फिर मैं ऐसे एक बार लिख भी देता हूँ, ये हो गया 98,000, इसकी यूनिट है जूल, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखिए 3.8 10 to the power 7 into 0.2 जूल पर केजी, ये जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा और केजी आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये जाएगा
98 लिख लेते हैं, 3.8 लिख लेते हैं, 0.2 हो गया और 10 टू द पावर ये आपका कितना 7 है, 3 है, 10 टू द पावर -4 आ गया। ठीक है, ये लगभग आपको दे देगा 12 पॉइंट किसी एक ऑप्शन में दिख रहा है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपका ये इसको 2 से डिवाइड करके आंसर निकालने की कोशिश, 12.89 इंटू 10 टू द पावर -3 kg इतना फैट इसका बर्न हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया, आपको मार्क करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इट इज फ्रॉम 2014। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते चलिए जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक इलास्टिक आपकी रबर बैंड है। क्या रबर बैंड है? रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया बाय एन अमाउंट ऑफ कितना एल डिस्टेंस से हमने, और एल टाइम्स उसको एल लेंथ से स्ट्रेच कर दिया। लेट्स से दिस इज योर रबर बैंड। ठीक है, ये रबर बैंड है। रबर बैंड को आपने इसको स्ट्रेच कर दिया कितने से? एल लेंथ। ठीक है, और एल लेंथ से स्ट्रेच किया तो इसमें जो फोर्स होगा वो वेरिएबल टाइप का फोर्स लग रहा है। और जैसे मैंने अभी पढ़ाते हुए आपको बताया था कि कौन सा क्वाड्रेटिक नेचर ऑफ फोर्स है, लीनियर रबर बैंड नहीं है। ये कैसा है? इसमें स्क्वायर के फॉर्म में फोर्स वेरी कर रहा है। मतलब हमें दिया है कि जो फोर्सिंग है वो कैसी है? F इज गिवन एज द ax प्लस bx स्क्वायर्ड। इसमें ax वाला टर्म तो है x रेज़ टू पावर 1, लेकिन स्क्वायर वाला है, मतलब ये लीनियर नहीं है। कैसा है? क्वाड्रेटिक वाला। ठीक है, अमाउंट ऑफ द वर्क डन। अगर ये लीनियर होता तो सिंपल हम कर देते हाफ के एक्स स्क्वायर, जो हम लीनियर स्प्रिंग में करते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हम क्या करेंगे? हमें पूरी मेथड पता होनी चाहिए। तो हमने लेट से अगर हम इसको थोड़े से डिस्टेंस से मूव, अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं इसकी dx अमाउंट से, तो इसको हमें छोटा सा वर्क कितना करना पड़ेगा? हमें f डॉट और f dx के बराबर करना पड़ेगा ना। तो f की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। f कितना दिया आपको? ax प्लस bx स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, dx हो गया, ये dw है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना करना पड़ेगा जब हम उसको l लेंथ से स्ट्रेच कर दें? कितनी लेंथ से करना है आपको? l से करना है। ठीक है, तो आपका आएगा w इज इक्वल्स टू, अगर आप लेंथ से l लेंथ से स्ट्रेच कर देंगे तो 0 से l में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ax प्लस bx स्क्वायर dx। ठीक है, आप सिंपली इसको इंटीग्रेशन करिए और लिमिट रख दीजिए, ax स्क्वायर बाय 2 प्लस bx क्यूब बाय 3, ये हो गया 0 टू l। आप सिंपली लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा al स्क्वायर बाय 2 प्लस b l क्यूब बाय 3, ये वाली वैल्यू। और आंसर किसमें दिया है? ये आपका सी ऑप्शन में है, तो आपको मार्क कर देना है सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये अपन स्प्रिंग के डिस्कस करते टाइम ये एक्सप्रेशन निकाला था। आपको सिंपली डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ द वर्क निकालना है, f dx, और उसमें f का फॉर्मूला रखना है, dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देना। ये सिंपल प्रोसेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार, अभी जैसे इसमें स्क्वायर वाला वो फोर्सिंग है, कई वाला मान लो वो चाहे तो क्यूबिक दे सकता है, 4 रेज़ टू पावर 4 दे सकता है, कैसे भी नेचर की फोर्सिंग दे सकता है ना। तो हमें उससे घबराना नहीं है कि कैसा होगा, आपको मेथड पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। अब ये हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इट इज फ्रॉम 2012। ये असर्शन रीजन वाला टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं हमें, 1 एंड 2, और आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट 1 सही है कि दूसरा सही है, या फिर कौन किसका रीजन है, ऐसे करके। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या दिया है? डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ टू, डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको, if two springs S1 and S2 of force constant K1 and K2, आपके पास 2 स्प्रिंग है। लेट्स से दिस इज योर स्प्रिंग S1 एंड दिस इज योर स्प्रिंग S2। इसका हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है क्या? इसका है K1, इसका है आपका K2। ठीक है, इतना तक क्लियर? रिस्पेक्टिवली आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स। अभी इसने क्या दिया है पैराग्राफ में? स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स। क्या लगाया हमने? सेम फोर्स लगाया दोनों स्प्रिंग पे। ठीक है, सेम फोर्स मान लेते हैं हमने, F सेम फोर्स लगाया दोनों स्प्रिंग पे। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द मोर वर्क इज डन ऑन स्प्रिंग देन ऑन स्प्रिंग 2। तो हम ये जो वर्क पता चला क्या? मोर वर्क इज डन ऑन स्प्रिंग 1, W1 इज ग्रेटर देन W2।
1 2 दिखा रहा है स्प्रिंग 1 और 2 को। ये हमें इसके पता चल गया, ये हमने जब ऐसा किया किसका, जब सेम फोर्स लगाया। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं सेम फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, अब हम अगला स्टेटमेंट बन पढ़ लेते। इफ स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट वर्क डन ऑन स्प्रिंग S1 एंड वर्क डन ऑन स्प्रिंग S1 इज मोर देन दैट ऑफ द S2, और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, K1 इज लेस देन K2। तो अब हमें ये सब पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या, वर्क W1 इज ग्रेटर देन W2, ये है। आपको K1 K2 के बारे में बताना है कि K1 कौन बड़ा है कि छोटा है। तो आप क्या करिए, आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन दी है, क्या दिया है, सेम फोर्स दिया है और वर्क ऑन 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वर्क ऑन 2, ये इतना गिवन है आपको। तो अगर मैं वर्क का एक्सप्रेशन लिखूं तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, आ गया। लेकिन हमें क्या है इसमें जो ये हमें बताया किस कंडीशन में ये वर्क लिखा है, ये लिखा है जब सेम फोर्स लगाते हैं। कब ये आता है, W1 इज ग्रेटर देन W2 कब आता है, जब सेम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, सेम फोर्स लगाते हैं। लेकिन जो हमारा एक्सप्रेशन है वो किसके टर्म है, एक्स के टर्म है, मतलब वो हमें फोर्सिंग के बारे में कुछ नहीं बता रहा कि फोर्स कैसा क्या लगा रहे हैं, सेम लगा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर देखें आपको फोर्स का फॉर्मूला पता हो तो फोर्स क्या होता है, कि एक्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स मेरा सेम है और मैं पता चल, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में एक्स को रिप्लेस कर दूं फोर्स से, तो मुझे वर्क का पता चल जाएगा कि वर्क का फोर्स के साथ वेरिएशन कैसा होता है, ठीक है, इतना है समझ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो एक्स है ना, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से इसमें एलिमिनेट कर देता हूँ। तो डब्ल्यू मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ के, तो रहने देते हैं, एक्स क्या हो जाएगा आपके, यहां से लेगा एफ के बाय एफ बाय के का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां लिख रहा हूं, देखो ठीक है। तो आपका W क्या हो जाएगा, आपका W चेंज हो जाएगा कैसे, ये आ जाएगा एफ स्क्वायर बाय 2k, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये आपका वर्क का एक्सप्रेशन चेंज हो गया किसके टर्म में, F और K के टर्म में। और हमें पता है क्या, आपका फोर्स सेम है, मतलब कि ये टर्म सेम हो गया। तो अब वर्क किसका ज्यादा है, W1 का, तो उसका मींस यहां से पता चल गया W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, कब, जब फोर्स कैसा हो, सेम हो, ठीक है, ये पता चल गया। तो अगर W1 इज ग्रेटर देन W2 है, क्या है, W1 इज ग्रेटर देन W2 मींस आपका क्या होगा, K1 क्या होना चाहिए आपका, इज लेस देन K2, तभी तो K W1 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है K के। तो ये आ गई एक चीज हमें पता चली। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चन सही से पढ़ा है, तो स्टेटमेंट 2 में यही चीज कह रहा है, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है आपका K1 इज लेस देन K2, मतलब आपका स्टेटमेंट 2 तो सही है, ये हमें पता चल गया, स्टेटमेंट 2 सही है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, ये अभी तक हमने कहां से इतना सब किया है, ये हमने ये बात की कहां से, डिस्क्रिप्शन में जो दिया था, कहां दिया था, डिस्क्रिप्शन में। अब स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लेकिन स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं, इफ स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट वर्क डन ऑन S1 इज मोर देन दैट ऑफ द S2। तो वर्क डन ऑन, अब कंडीशन क्या है, सेम stretched by same amount means stretched by same amount means x is same, आपका stretched by same amount means x is same और both are same। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, वर्क डन ऑन S1 W1 is greater than W2, क्या ऐसा होता है, ये हमें क्वेश्चन मार्क का नहीं पता है। तो हम इससे निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका ये W1 बड़ा है W2 से जब x सेम होता है, क्या ऐसा है, ये वाली चीज हमने कहां से निकाली थी, डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन से जो चीज निकालते हैं वो दोनों स्टेटमेंट के लिए वैलिड होती है, मतलब दोनों स्टेटमेंट पे अप्लाई होती है। तो हम पहले ही निकाल चुके हैं क्या, दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से K1 इज लेस देन, सॉरी डिस्क्रिप्शन की हेल्प से क्या निकाल चुके हैं, K1 इज लेस देन K2। तो अब जो सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट है उस वो क्या कह रहा है, W1 will be greater than W2 अगर स्ट्रेच करते हैं हम कितने सेम अमाउंट से। तो देखते हैं क्या सही है क्या आंसर। तो अभी मैंने बताया, तो W क्या होता है आपका हाफ ऑफ K x स्क्वायर,
तो आप अभी इसमें क्या कहा, x इज सेम, मतलब इसके तो इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k हो गया, ये हो गया। अब हमें पता है कि k1 is less than k2 means w1 will be less than w2। कब होगा ऐसा, जब हमारा x सेम होगा इस कंडीशन के लिए। लेकिन स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है w1 will be greater than w2 अगर स्टेट तो स्ट्रेस बाय सेम अमाउंट, मतलब स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। एंड आपका कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे आप मार्क करेंगे जिसमें स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। वो कौन से में दिया है, अब देखिए ए में दिया है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, ये बात याद रखिए इसमें कि जो हमने ये चीज निकाली थी ये डिस्क्रिप्शन के हेल्प से निकाली थी ना, डिस्क्रिप्शन की हेल्प से जो चीज निकलेगी वो दोनों स्टेटमेंट के लिए अप्लाई होगी। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें x सेम रखा है हमने, तो वो स्टेटमेंट के लिए अप्लाई होगी, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन वाली बात है वो दोनों के लिए अप्लाई होगी। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये है 2010 का। इसमें क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द force between two atoms in a diatomic molecule is approximately given by। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कैसे दिया है इस क्वेश्चन में, ये दिया है आपको ux given as a x raised to power 12 minus b x raised to power divided by x raised to power 6, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस पर दिखाए थे रिव्यू में, वो सारे अप्लाई होंगे। देखते हैं अभी कैसे, है ना। वेयर a and b आर कांस्टेंट, गिवन है a and b आर कांस्टेंट्स एंड x इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम। ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है किसके बीच में, दो एटम्स के बीच में। लेट्स से दिस इज योर एटम a एंड दिस इज एटम योर b, एंड इनके बीच का डिस्टेंस लेट्स से x है। ठीक है, x इनके बीच का डिस्टेंस दिया है ना। तो इफ द डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, अगर हम इनको डिसोसिएट करते हैं, डिसोसिएशन मींस देन ही इनको हम दूर दूर कर दें, डिसोसिएट कर दें, तो क्या होगा, इफ द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डी का एक्सप्रेशन क्या है डिसोसिएशन एनर्जी का, आपको दिया हुआ है। क्या दिया है, इट इज एज यू एक्स, देखिए क्वेश्चन में लिखा इक्वल टू इनफाइनाइट, लेकिन इक्वल नहीं होता है, इट शुड बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस u at equilibrium, u at equilibrium, ये हो गया। तो आपको d की वैल्यू बताना है कि d क्या होगा। ठीक है, d इस फॉर्मूले से होता है। अगर हम सिंपली u पोटेंशियल एनर्जी है इन दो पॉइंट्स पे निकाल लें और इसकी हम वैल्यू इसमें रख दें d के एक्सप्रेशन में, डिसोसिएशन एनर्जी के एक्सप्रेशन में, तो आपको पता चल जाएगी डिसोसिएशन एनर्जी क्या है। लेकिन देखिए इसमें x की वैल्यू आपको एक्सप्लिसिटली दी है, क्या दी है कि x इज टेंडिंग टू 0। आप सिंपली इसमें लिमिट ले लीजिए x टेंडिंग टू 0, तो आपको u एट एज x टेंडिंग टू इनफाइनाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो निकाल ही लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए नीचे ये हो जाएगा u एज x टेंडिंग टू इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्या रखेंगे हम इस एक्सप्रेशन a x स्क्वायर इज a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 12 b डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 6, और इनफाइनाइट रखेंगे दोनों में, लिमिट लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0 माइनस 0 मींस इट इज 0, ये आपकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, एक वैल्यू तो निकल गई। अब हमें दूसरी वैल्यू जो कि जरूरी है, जो समझ नहीं आ रही है, हमको u एट इक्विलिब्रियम निकालना है। मुझे u एट इक्विलिब्रियम निकालना है मींस अगर मैं x की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम निकाल लूं, मींस इफ आई कैसे भी करके मैं इक्विलिब्रियम पे निकालूं x और मैं उस वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, x एट इक्विलिब्रियम निकालना है, इसमें मेन मुद्दे की बात है। ठीक है, तो x एट इक्विलिब्रियम क्या होता है मैंने बताया तो आपको कि इसको आपको सिंपली क्या करना है, du बाय dx निकालना है। मींस आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है किसका, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का, जो हम रिव्यू में डिस्कस किए थे। ठीक है, उसको निकाल के इक्वेट कर देंगे 0 को, तो जी हमें देगा क्या, इक्विलिब्रियम और क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स दे देगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स दे देगा, सिंपली आप करिए उसका डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा du x by dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 12 a x रेज़ टू पावर 13 माइनस प्लस हो जाएगा b, ये हो जाएगा 6 x रेज़ टू पावर 7।
इसको कर दीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, आप रीअरेंज करिए टर्म को, इधर ले आइए माइनस वाले को, सिंपली करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा x रेज टू पावर 6 इक्वल्स टू, ये ले आए थे इधर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 2a/b। ठीक है, कर लीजिए, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे आप, x रेज टू पावर 7 को 13 का 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 12a/, ये आ जाएगा। आ गया, ये किसकी वैल्यू है आपकी, x रेज टू पावर 6 की। अब देखिए, आप चाहें तो इसको लिख दीजिए x इक्वल टू 2a/b रेज टू पावर 1/6, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हम अभी सिंपली आपको ये x किस पे है, इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे देती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है उसमें x की वैल्यू ये डाल देनी है, डालिए u x इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए a बाय x रेज टू पावर 12 है, तो x रेज टू पावर 6 मुझे पता है, 12 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, a बाय 2a/b का स्क्वायर, माइनस दूसरा टर्म लिखिए, दूसरा टर्म क्या है b, और क्या लिखना है x रेज टू पावर 6 जो हमें दिया हुआ है 2a/b। तो आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप सिंपलीफाई कर लीजिए तो आ जाएगा आपका b²/4a, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा b²/2, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ठीक है, तो इसको आप जब माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस b²/4a। ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी इसको रब कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका u एट इक्विलिब्रियम कितना आ गया, माइनस b²/4a। अब डिसोसिएशन एनर्जी में रख दीजिए आप सिंपली d u एट इक्विलिब्रियम और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट हम निकाले, कितना था, ये वाली वैल्यू, ये 0 थी, 0 माइनस b u एट इक्विलिब्रियम, हमने x इक्विलिब्रियम रखा और ये ले आए, तो कितना आ गया, माइनस b²/4a रख दीजिए, तो ये सिंपली माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4a डिसोसिएशन। ये कौन से ऑप्शन में दी हुई है, देखिए ये आई थिंक इट इज गिवन इन ऑप्शन सी, सो आपका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है आपका 2007 का क्वेश्चन, रीड करिए, एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 2 kg का ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ 1 kg 2 kg ब्लॉक है ना, it slides on a horizontal plane floor with a speed of 4 meter per second। ठीक है, it strikes an uncompressed string and compresses it till the block is motionless। ठीक है, the kinetic force friction force is 15 newton and the spring constant is 10,000 newton meter। the spring compresses by, हमें बताना है क्या है इसका, हम एक सेमेटिक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस इज योर फ्लोर, ठीक है, इस पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है ये, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका दिया है 10,000। ठीक है, इस पे एक आता है ब्लॉक, ठीक है, वो कितनी मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ आता है, ये आ रहा है आपका 4 मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ आता है, टकराता है और क्या करता है, अल्टीमेटली ये मोशनलेस हो जाता है और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है। ठीक है, तो हम वो सिचुएशन अगली बना लेते हैं, उसके नीचे अगली सिचुएशन बना लेते हैं, क्या होगी वो आपकी सिचुएशन लगभग ऐसे हो जाएगी, ये आपका फ्लोर है, स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, और आपका ब्लॉक पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, e इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये u की वैल्यू दी है। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान क्या है, इस पे जो फ्लोर है ना हमारा वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, स्मूथ नहीं है मतलब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस x ट्रेवल की है ना बॉक्स में, ठीक है, ये हमें बताना है कि कितना कंप्रेस करेगा या फिर कब कितने डिस्टेंस में वो मोशनलेस हो जाएगा, उतना ही तो कंप्रेस करेगा जितने डिस्टेंस में मोशनलेस हो जाएगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट, ठीक है, x की वैल्यू हम बताएं। ठीक है, लेकिन जब ये फ्लोर क्या था हमारा गिवन है क्वेश्चन में, फ्लोर इज नॉट स्मूथ मींस देयर विल बी सम फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये फ्रिक्शनल कैसा होगा, काइनेटिक, क्योंकि ये मोशन के टाइम पे।
ये फ्रिक्शनल फोर्स, और हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखे हुए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो 15 न्यूटन नहीं देके तो वो हमें क्या दे सकता था, इट में वो आपको म्यू दे सकता था, कोएफिशिएंट ऑफ म्यू के कह सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट दे सकता था ना, ये देके तो आप अभी फ्रिक्शन फोर्स क्या लग जाता है आपका, ये देता तो फ्रिक्शन हो जाता आपका म्यू mg, ठीक है, इसके बराबर। लेकिन इस बार उसने क्या किया, क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली बता दिया कि फ्रिक्शन इतना लग रहा है, कितना लग रहा है 15 न्यूटन के, तो अब हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। देखिए इसमें क्या होगा कि जो अल्टीमेटली जो काइनेटिक एनर्जी थी बॉक्स के पास जिस स्पीड से आ रहा था 4 मीटर पर सेकंड की, अल्टीमेटली वो क्या हुआ, स्टॉप हो गया, मींस दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू सम पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, और कुछ हो जाएगी हमारी डेसिपेट। डेसिपेट क्यों होगी, क्योंकि फ्लोर हमारा क्या है इस बार स्मूथ नहीं है, और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो उसमें उस मोशन के दौरान ये एजेंट काम करेगा डेसिपेट करने का, तो इसमें डेसिपेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये एनर्जीज को सबको क्या कर देना, बैलेंस कर देना, तो हमें एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। मींस हमें लिखना है क्या, इनिशियल एनर्जी ई आई इक्वल टू ई फाइनल कितनी बची प्लस ई लॉस। लॉस किस फॉर्म में हो रहा है हमारा, ई लॉस हो रहा है आपका, एक सिंपली मैंने कुछ नहीं लिया, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मींस इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, मींस इनिशियल एनर्जी बॉक्स की प्लस फाइनल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, लॉस किसमें, काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्म में। ठीक है, अब आप सिंपली इसमें क्या करें, इनकी वैल्यू डाल दो, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वो है हाफ एम वी स्क्वायर और एम यू स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर। ठीक है, फाइनल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर जो स्प्रिंग के फॉर्म में, प्लस लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा फ्रिक्शनल वर्क। फ्रिक्शनल वर्क क्या होगा आपका, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है आपका 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमने कितना माना x, वही कितना है आपके कंप्रेशन के बराबर, तो आपका आ जाएगा ये F इंटू एक्स। अब आपको सिंपली क्या करनी है, इनकी वैल्यूज डाल देनी है। ठीक है, ये डाला मैंने 1/2। ठीक है, मास कितना दिया है आपको, ब्लॉक का मास लिखना भूल गए, कितना दिया है 2 kg। कितना है ये आपका दिया हुआ है 2 kg, m इज गिवन एज 2 kg। ठीक है, तो m को लिख दीजिए 2 kg, ये 4 से आ रहा है स्क्वायर हो गया 1/2, k कितना दिया है 10,000। ठीक है, x स्क्वायर प्लस ये दिया 15, ये हो गया x। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, एक इक्वेशन रिड्यूस हो गई आपकी सिंगल वेरिएबल, लेकिन कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, तो ये मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ, ये 2 से 2 काट देते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1632 इज इक्वल्स टू 10,000 x स्क्वायर प्लस 30x। ये सिंपली आपकी बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, आपकी इच्छा। आप चाहें तो इसमें स्प्लिटिंग वो क्या कहते हैं, आप इसको फॉर्मूला लगा कर लीजिए, या फिर एक अच्छा ऑप्शन है क्या, आपको अगर लेंथी लग रहा है तो ऑप्शन से आप वैल्यू रख दीजिए इसमें और आंसर निकालिए, तो ये सेटिस्फाई करेगी व्हेन x इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप ऑप्शन से सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो एक चीज बता दूं, मैं तो कहूँगा आप सिंपली फॉर्मूला लगाइए, कौन सा वाला, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसमें लगाइए तो ये x की वैल्यू दे देगा, ये दे देगा आपको लगभग 0.55 के आसपास आएगी मीटर है, लेकिन आपको सेंटीमीटर लिखना है तो 5.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन से चेक कर रहे होंगे तो हमने जो ये x लिया है यहाँ पे x, ये क्या मीटर में लिया, तो आप जब उससे सेटिस्फाई कराएंगे ऑप्शन से तो आपको x भी किस में रखना है, मीटर में। मींस आपको अगर 5.5 का रखना है तो आपको इसको रखना पड़ेगा 0.55 मीटर, तब जाके सेटिस्फाई हो जाएगी आसानी से। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नाउ लेट्स टेक an example from the 2016 paper. A particle of mass, ये कितना 100 ग्राम is thrown vertically upward with a speed of 5 meter per second. The work done by the force of the gravity during the time the particle goes up. एक इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए मार्क लिखते जाइए। पहली चीज गिवन है आपको मास,
कितना है 100 ग्राम्स। ठीक है, ये दिया हुआ। ठीक है, ये कितनी स्पीड से थ्रो किया गया वर्टिकली, लेट से इट इज गिवन है u which is 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम पार्टिकल गोज अप। हमें वर्क बताना है किसका, ग्रेविटी। ये देखिए, ये आप क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बस एक कंफ्यूजन हो सकता है साइन में। हम इसका देखते हैं कैसे। ये रहा आपका पार्टिकल, ठीक है, इसको हमने थ्रो किया कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से थ्रो किया ऊपर, है ना। तब क्या होगा, ये अल्टीमेटली जाएगा यहाँ पे, और जाते जाते ये इसकी जर्नी है। ठीक है, और यहाँ जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनली कन्वर्टेड विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आप देखेंगे इसकी जर्नी के दौरान इस पर कंटिन्यूअसली नीचे फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, नीचे, नीचे। ठीक है, नीचे मीन्स जो आपका मूवमेंट है वो कहाँ है, वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन आपका फोर्सिंग कहाँ पे हो रही है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मीन्स द वर्क डन विल बी द नेगेटिव। ये हम यहाँ से समझ गए। और आप उसका वो कितना होगा, अमाउंट सिंपली एक दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, और आप h निकाल सकते हैं। तो आपका वर्क क्या आ जाएगा, mgh के बराबर। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, h आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ऐसे करके निकालिए तो आपका v फाइनल पता है, इनिशियल पता है आपको, फाइनल 0 हो जाएगा आपका, एक्सीलरेशन पता है, h आ जाएगा, s और h लिख दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन इतना सब भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कैसे करिए, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनली कितनी हो गई, 0। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और वो वर्क उसके अपोज में किसने किया, ग्रेविटी ने। मींस आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वो की इनिशियल mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, 0.1 मास हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5। ये हो गया, ये हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 12.5, ये पॉइंट है 1.25 जूल। लेकिन ये कैसा आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ आप माइनस करा दीजिए। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, -1.25 किसने दिया, बी ऑप्शन। तो आंसर आ गया आपका -1.25, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा है, हम ले रहे हैं 2000, ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमें वही द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द x एक्सिस इज गिवन बाय दिस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, द जो फंक्शन हमको पोटेंशियल एनर्जी देता है वही तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब पूछा क्या है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल हमारा दिया हुआ है, कितनी है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, 2 जूल। देन द मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकंड, बताना है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी मीटर पर सेकंड में। तो आप सबसे पहले गिवन को लिख लीजिए। गिवन क्या है आपका, पोटेंशियल फंक्शन दिया है और द पोटेंशियल एनर्जी दी है, कैसे वेरी कर रही है, Vx is equals to x raised to power 4 divided by 4 minus x square by 2। ये हो गई आपकी जूल। ठीक है, दी है। और दूसरा क्या दिया हुआ आपका, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये ई टोटल कितनी है, 2 जूल। ठीक है, अपन ने बतानी है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 2 जूल। हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व। मींस अल्टीमेटली ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, ये हमें इससे क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो अल्टीमेटली हमारी किसी भी मूवमेंट पे देखें तो टोटल एनर्जी किसके बराबर, इट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और डायरेक्टली लिखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के सम के बराबर होगी। अब हमसे पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम स्पीड, v
मैक्सिमम पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी पार्टिकल। पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग और एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, टोटल तो हमारा कंजर्वेटिव 2 जूल ही रहेगा। ठीक है, और वो किसके सम होगा, इनके सम होगा। तो अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमें कहाँ से मिल जाएगी, इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हाफ एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताइए भी कम मैक्सिमम होगा मेरा, टोटल मेरा फिक्स है कि 2 जूल रहेगा, ये तो फिक्स है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो भी मैक्सिमम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि टोटल आपका फिक्स है। ये क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, मतलब ये आपकी डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि ये टोटल आपका फिक्स है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम की तरफ अप्रोच कब करेगी, जब ये मिनिमम होगी। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी तो मिल जाएगी इस बारे फंक्शन में से रख के, लेकिन वो क्या होगी, किसी भी एक्स वैल्यू को रख देंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमें पोटेंशियल एनर्जी कब निकालनी है, जब वो मिनिमम हो। मिनिमम कब होगी, जब पार्टिकल का होगा मैक्सिमम, या मिनिमम कब होती है, जब पार्टिकल का होता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो हमें वही पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं जब इक्विलिब्रियम में होगा, फिर उन पॉइंट्स पे हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और हम मिनिमम वाला पॉइंट लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, वी एक्स बाय एक्स को डिफरेंशिएट करके 0 रखिए, तो ये आपको देगा क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स इन द सेंस ये जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम 0 होगी। ठीक है, ये आ गया, तो आप उसको करेंगे तो कितना आएगा, इसको ले लें, यहाँ इसको रखिए, यहाँ से करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो रूट क्या आ गए आपके, रूट आ जाएंगे आपके x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इन पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, या सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन अब मैं तीनों को देख लेते हैं। x इक्वल v इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। एट x इक्वल टू 1 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये 1/4 माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/4, और माइनस 1 पे भी कितनी हो जाएगी, इतनी, क्योंकि वो स्क्वायर है तो माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया 1/, तो ये आ गई आपकी पोटेंशियल मिनिमम, मिनिमम आ गई, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। आप इस मिनिमम वैल्यू को बाहर रख दीजिए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी हमारे। तो ये तो आपका फिक्स है, कितना है, ये 2 है, ये मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1/4, ये -1/4, तो प्लस हाफ एम भी लेकिन होगा, ये कौन सी हो जाएगी, भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो आपका उसको उधर ले जाइए, हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर ले गए कितना हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये हो गया 9/2। अब आपको मास और दिया है, मास कितना दिया है पार्टिकल का, 1 kg दिया है। ठीक है, तो वी मैक्स स्क्वायर, इसको m बराबर 1 रखिए, तो ये 3m 9/2 हो गया। तो वी मैक्सिमम कितनी आ गई, आपका आ जाएगा 3/√2। ठीक है, ये आंसर है, किसने दिया है आंसर, इट इज गिवन इन ऑप्शन ए, तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, ये जो अगला क्वेश्चन ले रहा है इट इज फ्रॉम 2005, और ये सेम क्वेश्चन रिपीट, मतलब 2004 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन 2004 में भी आया था, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, और सिंपल भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड v इन टाइम t। तो देखिए क्या है कि एक बॉडी है, उसका मास दिया है, गिवन है, मास क्या है आपको, m दिया है, मास इज गिवन है m। ठीक है, इट्स एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, तो क्या है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, तो u कितना है आपका, 0 दिया है। ठीक है, टू अ वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, v हो गई, ये कैपिटल v है, स्मॉल v है। ठीक है, ये हो गया, इन टाइम t, कितने टाइम में हो गया ऐसा, t टाइम। ठीक है, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, हमें पावर बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या होगी।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। सिंपली आप पावर का एक्सप्रेशन लिखिए और टर्म बाय टर्म हम देखते हैं क्या होगा। पावर इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाएगी आपका, आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये होगा। लेकिन ये आपकी क्या है, इसमें इंस्टेंटेनियस है, वहीं आपका इंस्टेंटेनियस फोर्स होगा, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ। ये चीजें याद रखिए, इंस्टेंटेनियस है मतलब इसमें जो इसके जो टर्म होंगे वो भी क्या होंगे, इंस्टेंटेनियस होंगे, ठीक है। तो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म ए कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट मतलब क्या हो गया आपका, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। जो एफ है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन जो भी है आपकी, ये भी क्या होगी, ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा टर्म, ए भी कांस्टेंट, लेकिन जो भी है आपका वो फंक्शन होगा टाइम का, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी पावर की वैल्यू एट इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू, ठीक है। अब आपको पावर को अगर ऑप्शंस में देखें तो आपको एक्सप्रेस करना है किन के टर्म में, आपको एक एक्सप्रेस करना है v के टर्म में, t के टर्म में और टाइम t के टर्म में, ये कोई इंस्टेंटेनियस टाइम के टर्म में। तो सिंपली आप क्या करिए, एक v तो आपका यहाँ आ ही रहा है, लेकिन ये v ये, ठीक है, ये फाइनल ये चीज दी हुई है। तो आपको क्या करते हैं, हम एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या दिया है आपका a, तो v फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं एक्सप्रेशन लिखूं, तो फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t दिया है, तो क्या होती है, अपने एक इक्वेशन लिखते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्या है ये t दिया है, मतलब ये इंस्टेंटेनियस है। थोड़ा क्लियर करते चलिए, यहाँ पे क्या है, v लिखते हैं u प्लस ए टी लिखते हैं। अगर t इंस्टेंटेनियस टाइम है तो आपका v भी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि u क्या है आपका, ये 0 है, 0 है अगर u, तो सिंपली क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं 0 से, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू यू टी, ये आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस, क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये हो गया एट एनी टाइम t। लेकिन आपको ये क्या है, v दिया है क्या, इन टाइम t, तो वो v लिख देते हैं, कैपिटल V क्या हो जाएगा आपका, a t हो जाएगा। और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v क्या होगी आपकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v आपकी होती है क्या, इसके बराबर, किसके बराबर होती है, a इंस्टेंटेनियस टाइम t के बराबर, ठीक है। आप इन दोनों का रेशो लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन एलिमिनेट हो जाएगा, तो v बाय v इक्वल टू क्या हो जाएगा, t बाय t, ठीक है। ये आ गया, एक्सेलरेशन एलिमिनेट हो गया हमारा। और एक्चुअली में क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ से एक्सेलरेशन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट होगा, वो नहीं करना है, क्या करना है हमें, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। ए आ जाएगा आपका v बाय टी आ गया, ठीक है। और आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, v ए टी है, तो इसमें भी a की वैल्यू रख दीजिए, तो v t इंटू टी, ये तो फाइनल वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये आ गया, तो आप सिंपली क्या करिए, पावर के एक्सप्रेशन रख दीजिए, v पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, v बाय टी, कैपिटल V बाय टी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है आपकी, कैपिटल V बाय टी इंटू टी, ठीक है। अब सॉल्व करिए, m हो जाएगा, ये v क्या होगी, स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, v स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। ये ऐसे करके आ जाएगा आपका आंसर, कौन सा मिल जाएगा, ये दिखाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2004 का है। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल सच दैट द लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रॉमली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। 60 मीटर लेंथ की जो टोटल लेंथ चेन की 2 मीटर है, लेकिन 60 मीटर पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है हमारा टेबल से, ये गिवन है क्वेश्चन। द टोटल मास ऑफ द चेन गिवन इज एज 4 kg। व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। अगर हम पूरी चेन को ऊपर खींच लेते हैं टेबल पे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ये देखिए एक रफ सिमेट्रिक डायग्राम, लेट्स से दिस इज योर चेन, ठीक है, ये चेन हैंग कर रही है यहाँ पे, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ चेन इज गिवन एज 2 मीटर, तो लेट्स से एल कैपिटल एल,
कैपिटल एल डिनोट्स द टोटल लेंथ। एल कितनी दी है आपको 2 मीटर। और ये पार्ट कितना हैंग कर रहा है, ये हमें गिवन है जा 60 सेंटीमीटर, ठीक है 60 सेंटीमीटर दिया। अब वो क्या करते हैं, हम इस चेन को खींचते हैं पूरा ऊपर कर लेते हैं। तो ये जब पूरी ऊपर चेन चढ़ जाएगी तो हमें किसमें कितना काम करना पड़ेगा, या फिर क्या वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन, कितना वर्क करना पड़ेगा। हमने फोर्स लगाया, हमें वर्क निकालना है, वर्क कितना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर और भी डाटा दिया हुआ हमें, क्या मास ऑफ चेन दिया है, टोटल मास ऑफ द चेन कितना दिया है, इट इज गिवन एज द 4 kg, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए इसको, अगर इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम, तो हम पहले मेथड 1 देखते हैं। फर्स्ट मेथड, इस मेथड 1 में हमें क्या करना है, इसका अगर हम ये देखिए, अगर कोई एक बॉडी क्या है कि अधिकतर अभी तक जो हम डील कर रहे थे वो हम पॉइंट मास इससे कर रहे थे, लेकिन ये क्या है, इसमें ये पॉइंट मास नहीं है, इसकी लेंथ फाइनाइट है, मतलब इसके डायमेंशन फाइनाइट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कि हम बाद में देखेंगे रिजिड बॉडी मोशंस में जिनमें फाइनाइट डायमेंशंस होते हैं तो उनको कैसे डील करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो हैंगिंग पार्ट है ना, इसका अगर सेंटर ऑफ मास देख लूँ, तो उस सेंटर ऑफ मास को मुझे कितना शिफ्ट करना पड़ेगा कि ये मेरी चेन पूरी ऊपर आ जाएगी, तो उतना ही तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास का लाई करेगा, अगर ये यूनिफॉर्म लेंथ है, सॉरी चेन है, तो आधे डिस्टेंस पे लाई करेगा जो हैंग कर रहा है पार्ट, मतलब यहाँ कहीं सॉरी यहाँ कहीं लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, यहाँ, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास CM, ठीक है, इट इज योर सेंटर ऑफ मास। ये कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर पे लाई करेगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, सिंपली आप कर दीजिए वर्क डन। हमें क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर इस सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पहुंच जाए, मतलब ऊपर वाली सरफेस पे, तो इतना ही वर्क करना पड़ेगा मुझे चेन को पूरा खींचने के लिए। तो ये हो जाएगा mg, और h क्या लिखेंगे हम, सेंटर ऑफ मास। तो मास कितना है, लेकिन देखिए मास हम इसमें एंटायर चेन का नहीं लेंगे, ठीक है। ये इसको हम कैपिटल M लिख देते हैं और यहाँ स्मॉल m यूज करेंगे। ये मास लेंगे ना हम, वो किसका लेंगे, हैंगिंग पार्ट का लेंगे, क्योंकि जो ऊपर वाला ऊपर पार्ट है ना, उस पे उसकी हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको मास किसका लेना, द पोर्शन विच इज हैंग्ड, तो उसका निकालेंगे तो हम कैसे निकलेगा m। आप अगर इस चेन की लीनियर डेंसिटी निकालना है तो क्या होगी, लीनियर डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और जो हैंगिंग पार्ट की लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका मास आ जाएगा। तो ये आपकी मान लेते हैं x है। तो ये टोटल मास कितना है आपका 4 kg, टोटल लेंथ कितनी है 2 मीटर, और हैंगिंग पार्ट की लेंथ कितनी है 0.66 मीटर। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आपका मास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 kg, 1.2 kg आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, वर्क डन हो जाएगा आपका, m रख दीजिए 1.2, g ले लीजिए 9.8, और 10 भी ले सकते हैं, ठीक है 10 ले कर लेते हैं 10, और h कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3, तो ये जाएगा 3.6, यही ना 3.6 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल मेथड, जो आसानी से आप सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से कर सकते हैं, जो ऑप्शन हमें बी में दिया है। लेकिन हम इसकी एक सेकंड मेथड देखते हैं, जो ये मेथड तो वहां लग जाती है जहां हम सेंटर ऑफ मास को आसानी से देख पा रहे हैं कि ये इतने पे लोकेट कर पा रहे हैं। लेकिन एक जनरलाइज मेथड देखिए, वो भी कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ही है लगभग, लेकिन उसमें जनरलाइज तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए, ये है, ठीक है, ये आपकी चेन हो गई हैंग कर रही। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं इसकी लेंथ इधर दी हुई है मुझे कितनी है, ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं कोई भी एक मास ले लेता हूँ एट डिस्टेंस ऑफ x, कोई भी मैंने एक पॉइंट ले लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, ठीक है। इसमें से मैं छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ चेन का, कितनी लेंथ है उसकी, dx लेंथ है, उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx लेंथ का मैंने एक एलिमेंट ले लिया चेन का, ठीक है।
अगर मुझे इस dx एलिमेंट को ऊपर तक हाइट में तक पहुंचाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, इसका मास dx एलिमेंट का मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस x और द हाइट टू बी गिवन टू दिस मास टू रीच द टॉप ऑफ द टेबल, उसके ऊपर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, हाइट इनटू द g। तो मेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन डिस्प्लेसिंग दिस, इस छोटे से मास को ऊपर ले जाने के लिए मुझे कितना छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, dm। dm क्या होगा, इस छोटे से एलिमेंट का मास इनटू g और डिस्टेंस कितना दूंगा मैं, इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा x। ठीक है, ये हम सेकंड मेथड में देख रहे हैं। ठीक है, ये मेथड थोड़ी लेंथी है लेकिन हमें इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये हमें और जगह भी काम आ सकती है। ठीक है, ये हो गया। तो आपका dm निकालना है हमें। dm क्या हो जाएगा आपका, dm क्या लिख सकते हैं अगर हम dm क्या है आपका, मास है dx लेंथ की चेन, dx लेंथ की चेन का मास, मतलब इस dx लेंथ ऑफ चेन का मास है। तो आपकी लीनियर डेंसिटी अभी बताई थी मैंने, वो क्या आई थी, m/l आई थी। और अब मुझे dx मास, dx लेंथ का मास चाहिए तो dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, dm के बराबर हो जाएगा, मतलब इस स्मॉल एलिमेंट का मास इतना होगा। ठीक है, तो आप सिंपल इसमें रख दीजिए। तो dw आपका चेंज हो जाएगा कैसे, m/l इंटू dx। ठीक है, ये dm की वैल्यू रख दी तो बाकी टर्म g और x। अब आपको इसमें सिंपली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, ये लेंथ है आपकी l लेंथ मान लेते हैं इसको, और सिंपली ये 60 सेंटीमीटर से को इस वाले पॉइंट को अल्टीमेटली आपको ले जाना है यहाँ तक। तो ठीक है, इसको हमने माना 0 और ये हो गया आपका 60, मतलब 0 से 60 के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन ये सेंटीमीटर की जगह मीटर में लेंगे। ठीक है, तो W हो जाएगा आपका, W ये कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, mg/l इंटीग्रेशन 0 to 0.6 बाई 0.6 क्या हो जाएगा, x dx। ठीक है, x dx हो गया। अब इधर कर रहा हूँ, ठीक है, x dx हो गया। तो आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा w इक्वल टू mg/l, ये आ जाएगा x स्क्वायर्ड बाय 2 0 to 0.06 ठीक है, mg इसको रख दीजिए, m की वैल्यू भी डाल देते हैं इस बार, w आ जाएगा, m कितना दिया आपको 4/2 l2 लेंथ। ठीक है, g कितना 10 ले लीजिए, ये आ जाएगा 0.6 स्क्वायर और बाकी टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 ये 2 सॉरी 2 ये कट गया, ये आ जाएगा 10 इंटू 0.36 और ये आएगा 3.6 जूल। वो आंसर सेम आ गया, लेकिन इसमें हमने डिफरेंशियल एलिमेंट से थोड़ा इंटीग्रेशन की सहायता से कर लिया। ये मेथड थोड़ी फास्ट है लेकिन ये हमें इसलिए देखी कहीं ये और भी जगह यूज हो सकती है, और हमने थोड़ा एप्लीकेशन देखी डिफरेंशियल वर्क यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2014, a particle moves in a straight line with a retardation proportional to its displacement. ये given in question that the retardation is proportional to the, let's say a is the retardation is proportional to the displacement. ठीक है, ये retardation है, क्या है retard, ठीक है, retardation है, its loss of kinetic energy for any displacement is proportional to, हमें बताना है कि जो लॉस होगा, रिटार्डेशन है तो क्या होगा, स्पीड इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू डिक्रीज, स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है वो x के कैसे प्रोपोर्शनल होगी, ये हमें शो करना है या दिखाना है। ठीक है, तो आपका a इज गिवन एज द रिटार्डेशन, तो हम माइनस ले लेते हैं ना, a इज प्रोपोर्शनल टू -x, तो a आ जाएगा आपका क्या, a इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस, क्योंकि ये k क्या है यहाँ पे, सम कांस्टेंट ले लिया हमने प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये आ गया सिंपल a इक्वल्स टू -kx के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये आ गया, अब हमें सिंपली क्या रिलेशन चाहिए बिटवीन द वेलोसिटी एंड द x। तो अब मैंने जब रिव्यू डिस्कस कर रहा था तो एक रिलेशन बताया था क्या, v dv इज इक्वल टू a dx, ये था। ये हमने जब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था ना, जिसमें एक्सप्रेशन बताया था, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बताया था,
तो उसमें ये एक्सप्रेशन आएगा। अगर ये डायरेक्टली रिमेंबर है, ये आपको याद है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये कर भी लीजिए याद अच्छे से, इसको नोट्स में लिख लीजिए। ये क्या, ADX इक्वल्स टू VDV, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ठीक है। इसमें ऐसी जरूरी नहीं है कि ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर वेरिएबल है तो आप वेरिएबल के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। अगर ये एक बार और दिखा देता हूँ आपको आता कैसे है। तो आपका A क्या होता है, dV/dt, और आपका B क्या होता है, B होता है आपका dx/dt। इन दो इक्वेशंस का रेशो ले लीजिए, तो आ जाएगा A/B इक्वल टू आ जाएगा dV/dx, और रीअरेंज कर लीजिए, ADX आ जाएगा आपका VD के बराबर, ठीक है। ये आ गया, ठीक। तो हमें सिंपली क्या करना है, A को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, VDV। तो VDV इक्वल टू आ जाएगा माइनस A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए, A इक्वल टू आ जाएगा VDV/dx, ठीक है। तो VDV/dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस KX। K क्या है, कांस्टेंट, जो लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो आपको सिंपली अब क्या करना है, वेरिएबल को रीअरेंज करना है। ये हो जाएगा आपका VDV इज इक्वल्स टू का जाएगा माइनस KX dx। अब आपका क्या है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन, देखिए ये हमें काइनेटिक एनर्जी का वो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, V से क्या होती है, उससे इससे डिक्टेट होती है, V से। तो हमें V का एक्सप्रेशन अगर पता चल जाए x के रिस्पेक्ट में कि x के साथ वेरी कैसे करती है, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल लेंगे आसानी से। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। और V मुझे पता चल जाए तो मुझे काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। तो क्या हो गया, आप इंटीग्रेशन करिए दोनों साइड, VDV ये हो जाएगा माइनस KX dx, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपली क्या करिए, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका V²/2 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस KX²/2, ठीक है। और यही तो आपके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए m से, ठीक है, इंटू m, ठीक। m से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एक और चीज कर सकते हो, एक्चुअली ना उसमें ये पूछा है क्या, इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा उसमें। तो हम क्या करते हैं, ये मूव करती है काइनेटिक वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2 एंड इट मूव्स फ्रॉम 0 टू x। x डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी में चेंजेस ले लेते हैं क्या, v1 से v2 आ जाता है, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन करिए, वही बात है, लेकिन हमने इसमें लॉस के फॉर्म में निकालना। क्या होगा, ये हो जाएगा v2² माइनस v2²/2 v1²/2, ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, माइनस x²/2, ठीक है। ये आ गया। अब दोनों साइड क्या करिए, अगर n से मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये क्या हो गया, ये होगा, ये माइनस को भी उस साइड ले जाइए, ठीक है, माइनस ये, तो ये आ जाएगा m, और ऐसे लिख दीजिए हाफ ऑफ, ये माइनस को उस साइड ले जा रहा हूँ, हाफ ऑफ m v1² माइनस हाफ ऑफ m v2²। ये माइनस की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू आ जाएगा k टाइम्स x²/2 इंटू m, ठीक है। ये लॉस है, ठीक है, पहले v ज्यादा थी, अब ये कम हो गई। ये लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, x² के, तो ये आ गया x²। ये किस ऑप्शन में दिया है देख लीजिए, ये दिया है आपका C ऑप्शन, हेंस करेक्ट आंसर इज x²। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया। तो आपको सिंपली अगर वहां भी जैसे हमने पहली बार में किया था तो क्या निकाल लिया था, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द x²। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x²। अगर वैसे लिमिट में चेंजेस नहीं करने हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रल करना है, तब भी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 2004 का, अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर, ठीक है। एक कोई बॉडी है, लेट्स से दिस इज योर बॉडी, इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं बाय अ मशीन डिलीवरिंग अ
कांस्टेंट पावर। कोई मशीन है, क्या है मशीन, वो क्या कर रहा है कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, कांस्टेंट पावर डिलीवरिंग कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह से ये मूव कर रही है किस पे, स्ट्रेट लाइन। द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है किसका, जो प्रीवियस क्वेश्चन का किया हमने। तो इसमें क्या है कि हमें डिस्टेंस मूव्ड बताना है, वो किस कैसे उससे t पे डिपेंड करेगा, द इंस्टेंटेनियस टाइम पे, ठीक है। ये हमें इन दोनों में रिलेशन दिखाना है, ठीक है। अब बॉडी मशीन पावर कैसी है, कांस्टेंट है, तो पावर का आप सिंपली फॉर्मूला लिखिए, पी क्या होता है आपका एफ इंटू वी। स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। पी इक्वल टू हो गया एफ वी, ठीक है। अब हमें किस किस में रिलेशन बताना है, एक्स और टी में बताना है, ठीक है। तो एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। और ये हमें गिवन है, पावर कैसी है, कांस्टेंट है, तो हम ले लेते हैं मान लो ये सी कांस्टेंट, ठीक। ये गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप एफ को लिख दीजिए, क्या एफ आ जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और सी के बराबर है, ठीक है। ये देखिए सी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें पावर कांस्टेंट है, इस एक्सप्रेशन को लेते हुए चलना, पावर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ए का वेलोसिटी, ए को रिप्लेस कर दीजिए इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी, ए क्या लिख सकते हैं dv बाय dt, ठीक है, इनटू v इज c। अब टर्म को रीअरेंज कर लीजिए तो आएगा m v dv इज इक्वल टू c dt, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो लेट से आपकी वेलोसिटी चेंज होती है 0 से v और आपका टाइम लगता है 0 से t। आपको प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है तो आप कैसी भी लिमिट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये होगा तो ये आ जाएगा यहाँ v स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये आ जाएगा c t, ठीक है। अब देखिए सी टी आ गया। अगर मैं v की वैल्यू लिखना चाहूँ इसमें, क्योंकि मुझे पता है v इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बाय डी टी, जो मेरी v की वैल्यू आएगी मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे x का वेरिएशन पता चल जाएगा टाइम के साथ। सिंपली मुझे क्या करना है, v की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा मुझे v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2ct बाय m, ठीक। और इससे हमें क्या पता चल गया, v वेरी कर रहा है, कैसे कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2ct बाय m, इसके साथ वेरी कर रहा है। और v को मैं क्या लिख सकता हूँ, वही मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको लिखेंगे हम dx बाय dt, ठीक है। तो ये लिख दीजिए dx बाय dt और dt को उस साइड ले जाइए, ये हो गया 2c बाय m, ये हो गया t 1/2 dt, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन करिए 0 to x, लेट से टाइम चेंजेस बिटवीन 0 to t, तो ये आ जाएगा x, ठीक है। ये कांस्टेंट है 2c बाय m, ठीक है। ये आ जाएगा t रेज़ टू पावर 3/2, लिमिट्स चल जाएगी 0 to t, लिमिट पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2c बाय m t रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। तो आपका x का वेरिएशन कैसे आ गया, x विल वेयर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू पावर 3/2, और हमें यही बताना है कि x t के साथ कैसे वेरिएशन होगा और कैसे प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आ गया बी ऑप्शन में, तो आंसर मार्क कर दीजिए बी। हम यहाँ पे इसकी जो प्रीवियस ईयर को ख़त्म करते हैं, मोस्ट आपके अधिकतर प्रीवियस ईयर इसमें कंप्लीट हो गए हैं जो खासकर इंपॉर्टेंट थे। अदर जो नहीं हुए वो ऐसे हैं कि आप डायरेक्टली उनके आंसर मार्क कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। थैंक यू।